नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। योगी सरकार ने कई जिलों के डीएम बदल दिए हैं। बता दें कि 16 आईएएस अफसरों का तबादला हो गया है। अयोध्या, चंदौली, बदायूं, इटावा, कन्नौज, अमेठी में तबादला हुआ है। राजकुमार प्रथम को ऊर्जा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। बता दें कि योगी सरकार ने कई जिलों के डीएम बदल दिए हैं। 16 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। जगह जिले आपको बताएं तो देखिए, अयोध्या, चंदौली, बदायूं, इटावा, कन्नौज, अमेठी में तबादला हुआ है। और राजकुमार प्रथम को ऊर्जा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश में जो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, इसके पीछे के क्या कारण है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 16 आईएएस ऑफिसरों का तबादला हुआ है। तो कहीं ना कहीं कल रात में जब ये तबादला हुआ तो आईएएसओ के महकमे में खत्म समझ गए। वहीं आपको बता दें कि चंद्र विजय सिंह जो कि विशेष सचिव औद्योगिक विकास बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि निखिल टीकाराम फूड़े जो कि जिलाधिकारी अयोध्या बनाए गए हैं, जो कि चंदौली थे इससे पहले। तो वही आपका चंद्रमोहन गर्ग जो कि जिलाधिकारी चंदौली के साथ साथ इससे पहले नगर आयुक्त थे प्रयागराज के। वही आपको बता दें सीलम साई तेजा जो कि जौनपुर के जिलाधिकारी थे, नगर आयुक्त बनाए गए हैं नगर निगम के प्रयागराज में। वहीं मृणाली अविनाश जोशी जो कि संयुक्त मजिस्ट्रेट थे गोरखपुर में, मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर बनाए गए। तो कहीं ना कहीं जो ये 16 आईएएसओ का तबादला हुआ है, बड़ा फेरबदल है। ऐसे में जो वक्फ बोर्ड को लेकर भी बिल आया था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है। और ऐसे में 2027 में चुनाव है, तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जगह जगह दौरे रहते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं ये आईएएसओ के तबादले किए गए। आपको बता दें कि अविनाश कुमार राय जो कि जिलाधिकारी इटावा थे, अब जिलाधिकारी बदायूं बना दिए गए। वही सुब्रांत कुमार शुक्ला जो कि जिलाधिकारी कन्नौज थे, अब जिलाधिकारी इटावा बना दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये जो 16 आईएएस अधिकारी हैं, उनका कल रात में तबादला हुआ। ऐसे में बड़ा महकमा में हड़कंप मचा है। जब ये लिस्ट जारी हुई तो कहीं ना कहीं आईएएसओ में जरूर खड़बड़ी मची होगी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई विभागों के जो अधिकारी थे उनको जिलाधिकारी बनाया गया और कई जिलाधिकारी थे जिनको नगर आयुक्त बनाया गया। जी विवेक, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये जो तबादले हुए हैं कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों के दौरे करते रहते हैं, लेकिन क्या इन तबादलों से अब बदलाव आएंगे और क्या कुछ इन तबादलों से अब बदलाव के साथ साथ चीजें हमको बदलती हुई नजर आएंगी तमाम अलग अलग जिलों में? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से जिलाधिकारियों के तबादले होते तो व्यवस्थाओं में जरूर सुधार आता है, क्योंकि कई जिलाधिकारी अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने नियमावली के हिसाब से काम करते हैं। ऐसे में वो कई ऐसे जिलाधिकारी होते हैं, आईएएस ऑफिसर जो जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और साथ ही समस्याओं को सुनने के साथ साथ जल्दी उन समस्याओं को निपटाने की कोशिश करते हैं कि आम जनता को किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। तो कहीं ना कहीं जो आईएएसओ का तबादला हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में जरूर एक भरोसा बनेगा। और साथ ही जिस तरह से ये जिलाधिकारियों का तबादला हुआ है तो व्यवस्थाओं में भी सुधार आने की पूरी प्रयास किया जाएगा। और साथ ही 2027 में चुनाव है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ध्यान में रख के आईएएसओ का तबादला किया जाए। जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि 2027 में जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उनको ध्यान में रखते हुए तमाम बदलाव अब मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, रुक करेंगे आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा है। बता दें कि पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। 24 अप्रैल को कानपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। बता दें कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे से पहले जायजा वहां की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आएंगे। लगातार हमारे संवाददाता विवेक कश्यप हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कानपुर में किस तरह से तैयारियां की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर?
जी बिल्कुल, 2025 में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है कानपुर में, उसको लेकर कहीं ना कहीं फजलगंज से लेकर निराला नगर तक का जो रोड शो है उसको तैयार किया जा रहा है। कि निराला नगर का जो मैदान है वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित करेंगे। उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कानपुर दौरा है कि जो तमाम जो व्यवस्थाएं उनका जायजा लेंगे। क्योंकि ऐसे में रोड शो होना है प्रधानमंत्री का, तो उसको लेकर जो तमाम रोड पर अतिक्रमण है वो हटाए जा रहे हैं, चाहे वो बिजली के पोल हो या फिर जिन लोगों ने फुटपाथ को कब्जा करके रखा है, पटरीदार दुकानें, उनको हटाया जा रहा है। ऐसे में आप फुटपाथ को पूरा रंगाई पुताई किया जा रहा है, पूरी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो की जा रही है, और साथ ही जो बैनर पोस्टर लगे रहते हैं रोडों पर उनको हटाया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। तो कहीं ना कहीं नगर निगम और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली, उसका जायजा लेने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। वही आपको बता दें कि आज मोहन भागवत का भी दौरा है कानपुर का निराला नगर की शाखा में, उनके लिए भी, क्योंकि ऐसे में लगातार कानपुर में वीआईपी जो मूवमेंट है वो होंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो तमाम जो वीआईपी पहुंचेंगे, क्योंकि आज मोहन भागवत भी आरएसएस प्रमुख पहुंचेंगे 16 अप्रैल को। आज तो कहीं ना कहीं जो रोड शो होना है उनका भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जाएंगे। तो आज कानपुर में मोहन भागवत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कानपुर जिला प्रशासन के ऊपर काफी जिम्मेदारी है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे रोड डाइवर्जन को लेकर हो, ट्रैफिक को लेकर हो, या फिर जिस तरह से रोडों पर जाम लगता है उनका जो रूट मैप तैयार किया जाएगा उसको लेकर भी। क्योंकि ऐसे में निराला नगर मैदान को समतल बनाया जा रहा है और साथ ही चारों तरफ से जो सुरक्षा के घेरे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी, बिल्कुल विवेक, यानी कि सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को हरदोई दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 650 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। हिंसा का समर्थन करने का आरोप भी उन्होंने लगाया और बांग्लादेश के लिए हमदर्दी रखने वालों के बांग्लादेश जाने की नसीहत दी। इसी पर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। विकास का उपहार, दंगइयों पर वार, नए निवेश आएंगे। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क यही बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। हिंसा पर आक्रोश, विपक्ष पर पलटवार। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बांग्लादेश के हमदर्द बंगाल के दर्द पर मौन क्यों? पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। वक्फ कानून पर योगी का ऐलान, जमीनों की डकैती पर लगा लगाम। वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। जी हां, हरदोई दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे, दंगाइयों को चेतावनी दी और वक्फ कानून का विरोध करने वालों को खूब खरी खरी सुनाई। वक्फ कानून के फायदे गिनवाए। हरदोई पहुंचे सीएम योगी सबसे पहले बच्चों के अन्नप्राशन और महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम में शामिल हुए। बच्चों के साथ खुद भी बच्चों की तरह खेलते नजर आए। फिर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और अन्य सामग्रियां वितरित की और स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ ही हरदोई को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कोई सोचता था आज से 10 साल पहले कि हरदोई में भी हरदोई का मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन करके चालू हो गया है। अब नर्सिंग कॉलेज भी वहां बनने जा रहा है। कोई सोचता था हरदोई के अंदर, हरदोई से पश्चिम में मेरठ और दिल्ली को जोड़ने के लिए और इधर प्रयागराज से जोड़ने के लिए एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मिलेगा।
लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे सर्वाधिक दूरी आपके हरदोई जनपद में तय कर रही है, 99 किलोमीटर की दूरी। याद करना, हरदोई से दूरी दिल्ली की दूरी को भी कम करेगी और साथ साथ प्रयागराज की दूरी को भी और काशी की दूरी को भी कम करने में सहायक होगी। विकास के नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, नए निवेश आएंगे। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क यहीं बनने जा रहा है, इसी जनपद की सीमा पर बनने जा रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का मतलब लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा आप ही के जनपद में प्राप्त होगी। बता दें कि सीएम योगी ने हरदोई में 650 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुर्शिदाबाद हिंसा का जिक्र किया और हिंसा पर चुप्पी साधे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि हिंसा और बांग्लादेश का समर्थन करने वालों को बांग्लादेश जाने की नसीहत तक दे दी। साथ ही वक्फ के नाम पर जमीन हड़पने वालों को भी दो टूक चेतावनी दी। कहा, वक्फ कानून से जमीनों की डकैती रुकेगी। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी, सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। सीएम योगी ने विपक्ष और वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही जनता से जागरूक होने और विकास की राह पर आगे बढ़ने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में लगी आग की जांच होगी। प्रमुख सचिव ने इसके लिए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने निर्देश पर पत्र भी जारी किया है। हादसे की जांच के लिए बनाई जाए 5 सदस्यीय कमेटी। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। 15 दिन में जांच की रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, जिस तरह से लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में कल भीषण आग लगी थी, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। जांच प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किए हैं, जांच के आदेश जारी किए हैं कि भाई बताइए कैसे ये आग लगी थी, पूरी रिपोर्ट तैयार करें, कब, कहां, कैसे, किस वजह से, कौन इसके पीछे जिम्मेदार था, तमाम पहलुओं पर जांच की जाए। इस पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने निर्देश जारी किए हैं, पत्र लिखकर जारी किए हैं। हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। पार्टी नेताओं को विवादित बयान से बचने की सलाह दी गई है। मैं पार्टी से यही कहूंगा कि इतिहास से जुड़ा कोई सवाल नहीं करे। इतिहास में हर तरह की बातें होती हैं, इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पर चर्चा नहीं करनी चाहिए।
तो देखिए, आजमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। पार्टी नेताओं को विवादित बयानों से बचने की सलाह उन्होंने दी है। मैं पार्टी से यही कहूंगा कि इतिहास से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं करें। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब अयोध्या में प्रभु राम के साथ साथ श्रद्धालु गोस्वामी तुलसीदास के भी दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि राम मंदिर परिसर में गोस्वामी तुलसीदास का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। जून 2025 तक मंदिर का संपूर्ण निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर में 5 जून को गंगा दशहरा के दिन राम दरबार समेत सप्त मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद राम भक्त राम दरबार और सप्त मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। इस बीच अब अयोध्या आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर परिसर में प्रभु राम के साथ गोस्वामी तुलसीदास के भी दर्शन का लाभ ले सकेंगे। दरअसल श्री राम जन्मभूमि परिसर में गोस्वामी तुलसीदास का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंगलवार को गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई। आज भगवान स्वरूप तुलसीदास जी महाराज जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं कहेंगे, पर उनका पूजन गुरु पूजन हुआ है और उसमें सभी देवी देवताओं का पूजन पूर्वक उनका गुरु पूजन हुआ है। माननीय श्री चंपत राय और निर्माण समिति के अध्यक्ष माननीय श्री दीपेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर साहब अनिल मिश्रा जी और ट्रस्ट के और लोग भी उपस्थित हैं, LNT के, टाटा के सब लोग उपस्थित रहे। हाँ, कल शिखर पूजन भी हुआ है। आज अपर दिन चलता रहेगा गौतम बुद्ध पूजन, क्योंकि समय भी ऐसा चल रहा है और पूजन पूर्वक हुआ। बता दें कि गोस्वामी तुलसी जी की प्रतिमा मकराना मार्बल से बनाई गई है। तुलसीदास जी की प्रतिमा बनाने के लिए जयपुर से विशेष कारीगर बुलाए गए थे, जिन्होंने करीब 4 महीने में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिमा को जीवंत रूप दिया। हमने ये मकराना मार्बल की 5.5 फीट की मूर्ति बनाई है। इस मूर्ति को बनाने में हमारे को 3.5 से 4 महीने का समय लगा और इस मूर्ति का जब हमारे पास में स्केच आया, जब हमारे को ऐसा लग रहा था कि कैसे बना पाएंगे, पर भगवान का आशीर्वाद था, प्रभु श्री राम ने ये मेरे को मौका दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन दीपेंद्र मिश्रा जी ने, चंपत राय जी ने मुझ पे भरोसा किया और इतनी बड़ी मूर्ति बनाने का मेरे को सौभाग्य दिया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा के साथ ही सप्त मंदिर की मूर्तियां भी राजस्थान से अयोध्या पहुंच चुकी है। जल्द ही मंदिर में इसे स्थापित किया जाएगा और मंदिर आने वाले श्रद्धालु प्रभु राम के साथ सप्त मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई शहरों के लिए मंगलवार का दिन धमकियों से भरा रहा। प्रदेश के कई शहरों में धमकी भरे मेल भेजे गए। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसी पर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अयोध्या, बहराइच, चंदौली, एक के बाद एक धमकी भरे ईमेल। मंगलवार का दिन यूपी के कई शहरों के लिए धमकियों से भरा हुआ रहा। एक के बाद एक ईमेल और ईमेल पर सरकारी दफ्तरों और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की, जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर को ही बम से उड़ाने की धमकी दी गई। राम मंदिर ट्रस्ट को ईमेल के जरिए धमकी भरा संदेश भेजा गया।
इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने बिना देर किए साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जांच करने पर मालूम चला कि ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया था, लिहाजा इस धमकी के बाद अयोध्या पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उधर चंदौली में भी कुछ ऐसी ही खबरें देखने को मिली। चंदौली में कलेक्ट्रेट ऑफिस को ही बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई। अयोध्या की तरह यहाँ भी धमकी ईमेल के जरिए ही आई थी, लिहाजा कलेक्ट्रेट ऑफिस की ओर से फौरन बम स्क्वाड और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। इसके बाद बम स्क्वाड ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर छानबीन की, लेकिन छानबीन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ईमेल के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम गोपाल स्वामी कुछ था, उन्होंने एक ईमेल किया और उन्होंने एक वार्निंग दी कि आज जनपद चंदौली के कलेक्ट्रेट में कोई बम विस्फोट हो सकता है, तो आप जो है, और उन्होंने उसके पीछे कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड बताया। वो व्यक्ति ने जो एड्रेस दिया था वो भी तमिलनाडु का था, जो इशू था वो भी तमिलनाडु का कोई पॉलिटिकल इशू था। और लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए हम लोगों ने कप्तान साहब की मदद से पूरे कलेक्ट्रेट को चेक कराया। यहाँ पर जो एंटी सबोटाज टीम है वो आई और उन्होंने चेकिंग की। यहाँ पर कुछ पाया भी नहीं गया, और जो ईमेल के कंटेंट थे वो भी बड़े ही फ्रिवोलस से लग रहे थे, पढ़ने से ही बात हल्की लग रही थी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, हम लोगों ने सतर्कता बरतते हुए समय से चेकिंग करा ली है और कहीं पे किसी प्रकार की कोई चीज पाई नहीं है। वही चंदौली की तरह ही बहराइच में जिलाधिकारी के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश भेजा गया। हालांकि किसी भी मामले में अब तक धमकी भेजने वाले का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर ये धमकी देने वाला आरोपी कौन है, कहां से है और धमकी भरा ईमेल भेजने के पीछे मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। बहराइच में भेड़िए ने एक बच्ची को अपना शिकार बनाया। भेड़िया बच्ची को अपने साथ उठा ले गया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। हालांकि गांव वालों से बच्ची को भेड़िए के चंगुल से सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन अब बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर इस घटना के बाद एक बार फिर बहराइच में लोग भेड़िए के आतंक से भयभीत हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखें। लौट आया बहराइच आदमखोर, जानवर भेड़िया। दहशत में लोग, खतरे में जान जी। और कोई जानवर है जी? जी हाँ, बहराइच एक बार फिर डर के साए में है। वजह है आदमखोर भेड़िया, जिसकी दहशत एक बार फिर लोगों को भयभीत कर रही है। बहराइच में भेड़िए का आतंक एक बार फिर शुरू हो चुका है। ने खूब आतंक मचाया था। हालात ये थे कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था, और अब एक बार फिर बहराइच में कुछ उसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि भेड़िए के इस हमले के बाद प्रशासन और वन विभाग की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। सूर्य समाचार। चलो, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।